जनवरी 2026 ने गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया, लगभग $5600 पर आउंस। और मार्च के एंड तक गोल्ड लगभग 20% से भी ज्यादा गिरा। सिल्वर तो उससे भी ज्यादा गिरा। तो क्या हुआ? वॉर, डॉलर या इंटरेस्ट रेट? क्या रीजंस थे इसके? तो इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को एक्चुअली क्या चीज मूव करती है। ठीक है, चाहे आप फाइनेंस स्टूडेंट हो या फिर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रेप कर रहे हो या फिर बस जानना चाहते हो कि आपका गोल्ड ईटीएफ ऊपर नीचे क्यों मूव कर रहा है। पहले मैं दो डाउट्स लेना चाहूंगा जो कि बहुतों के मन में आ सकता है इस वीडियो के दौरान। सबसे पहला डाउट कि मैंने जहां पे भी गोल्ड को कोट किया है वो यूएस डॉलर में क्यों, रुपीज में क्यों नहीं? तो गोल्ड एक ग्लोबल कमोडिटी है, जिसका मतलब वो बहुत जगह ट्रेड होता है, न्यूयॉर्क में, लंदन में, दुबई, बहुत जगह। हमें एक ऐसा करेंसी की जरूरत है जो कि एज एन ऐसा लैंग्वेज एक्ट कर सके कि जो सबके समझ में आए। तो इसीलिए वो कॉमन करेंसी है यूएस डॉलर। हमेशा गोल्ड और सिल्वर यूएस डॉलर में कोट होते हैं। दूसरा सवाल ये आ सकता है सबके मन में कि मैंने जहां पे भी इंटरेस्ट रेट की बात की है वो यूएस फेड रेट की क्यों? गोल्ड और सिल्वर यूएस डॉलर में कोट होते हैं, तो इसीलिए जो यूएस डॉलर को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाली चीज होगी वो है यूएस फेड रेट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जहां पे भी इंटरेस्ट रेट की बात की है वो है यूएस फेड रेट। तो आइए हम समझते हैं कि गोल्ड और सिल्वर इतने इंपॉर्टेंट क्यों है और गोल्ड और सिल्वर एक बॉन्ड और इक्विटी से अलग कैसे है। तो जैसे कि एक इक्विटी इन्वेस्टर को एक कंपनी में हिस्सा मिलता है, एक कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलता है इन वेरी सिंप्लीफाइड टर्म्स, और एक इन्वेस्टर जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है उसको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गोल्ड एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। जब बाकी चीजें टूट रही होती है, गिर रही होती है, जब इन्फ्लेशन आपके सेविंग्स खा रहा होता है, जब करेंसी की वैल्यू गिर रही होती है, जब बैंक्स फेल हो रहे होते हैं, तब गोल्ड अपनी वैल्यू को होल्ड करके रखता है। सिल्वर भी कुछ सिमिलर सा है, बट एक बड़ा डिफरेंस ये है कि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज है, सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में। इसलिए सिल्वर एक तरह से गोल्ड और इंडस्ट्रियल कमोडिटी का मिक्स है। अब इस फाउंडेशन के साथ चलते हैं असल चीज की तरफ। तो वन ऑफ द मेजर ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ गोल्ड प्राइसेस इज रियल यील्ड। रियल यील्ड समझते हैं हम सबसे पहले। लेट्स से यू हैव इन्वेस्टेड इन 10 ईयर यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड। वहां पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आज वो 2% है, ठीक है, और आज ही के दिन इन्फ्लेशन है वहां पे 3%। तो आपका रियल यील्ड हो जाएगा -1%। कैसे -1%? मतलब यील्ड माइनस वहां का इन्फ्लेशन। इसका बेसिकली मतलब ये हो जाएगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पे पैसे गवा रहे हो, ओवर द टाइम वो डेप्रिशिएट हो रहा है। जैसे जैसे ये रियल यील्ड बहुत छोटा अमाउंट होगा या फिर नेगेटिव अमाउंट होगा, तो वो इन्वेस्टर्स को गोल्ड की तरफ पुश करेगा। और जैसे जैसे जितने इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ जाएंगे वैसा वैसा वो गोल्ड की प्राइसेस को और ऊपर पुश करेगा। और ऐसे ही दूसरी तरफ देखा जाए, अगर यही रियल यील्ड एक बड़ा अमाउंट हो या फिर अट्रैक्टिव इनफ अमाउंट हो, तो इन्वेस्टर्स को बॉन्ड्स की तरफ पुश करेगा। तो ऐसे ही ये बनता है नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन बॉन्ड्स एंड रियल यील्ड। आप इस चार्ट में भी देख सकते हो, जहां पे गोल्ड का प्राइस पॉजिटिवली प्लॉटेड है और ये देखोगे तो इन्वर्टेडली प्लॉटेड है। दैट इज रियल यील्ड। रियल यील्ड जैसे जैसे घट रहा है वैसे आप देखोगे आपका गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। तो ये सिग्निफाई करता है नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन गोल्ड प्राइसेस एंड रियल यील्ड। तो गोल्ड एक इन्फ्लेशन हेज है ये कहा जाता है, जो कि मैं बोलूंगा पार्शली ट्रू है। क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ साथ हमें इन्फ्लेशन को सेंट्रल बैंक की पॉलिसी के साथ कोरिलेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी इन्फ्लेशन हाई है और फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि इन्फ्लेशन हाई रहेगा। तो लोग क्या करेंगे? अपने इन्वेस्टमेंट्स को बॉन्ड के बजाय गोल्ड में करेंगे, क्योंकि हमने पिछले स्लाइड्स में भी पढ़ा था कि इन्फ्लेशन हाई मतलब रियल इंटरेस्ट रेट कम। तो इसलिए लोग प्रेफर करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स को गोल्ड में करना। अब लेट्स से एक अलग सिनेरियो है जहां पे इन्फ्लेशन हाई है और फ्यूचर में भी इन्फ्लेशन हाई रहेगा, लेकिन सेंट्रल बैंक क्या करता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। तो उससे क्या होगा? उससे हमारा रियल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। तो अब लोग क्या प्रेफर करेंगे? इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। इसलिए हमें इन्फ्लेशन के साथ साथ सेंट्रल बैंक की पॉलिसी भी देखनी पड़ती है कंप्लीट पिक्चर लेने के लिए।
एक और ड्राइविंग फैक्टर है रिस्क रिजीम। रिस्क रिजीम का बेसिकली मतलब होता है मार्केट कितना डरा हुआ है। वैसे जनरली गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, जिसका मतलब वॉर के टाइम, बैंकिंग क्राइसिस के टाइम लोग प्रेफर करते हैं कि वो इन्वेस्टेड रहे गोल्ड में। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश कर जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि लोग अपना गोल्ड भी बेचने लग जाते हैं टू कवर देयर लॉसेस। अब ऐसे ही सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर कंपेयर टू गोल्ड हाई बीटा होता है। हाई बीटा का मतलब एक एसेट मार्केट के कंपैरिजन अगर ज्यादा मूव करता है उसे बोलेंगे हाई बीटा। फॉर एग्जांपल लेट्स से गोल्ड 10% मूव किया, तो सिल्वर 20-30% मूव कर रहा है, इसका मतलब वो हाई बीटा है। तो ऐसे ही रिकवरी के टाइम भी सिल्वर ज्यादा तेजी से रिकवर करेगा गोल्ड के कंपैरिजन में, और अगर क्राइसिस का टाइम पे सिल्वर ज्यादा फॉल करेगा गोल्ड के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं उन मनी फ्लोज की जो हमें शॉर्ट टर्म में हमारे गोल्ड के प्राइसेस को इफेक्ट करता है। सबसे पहले आ जाता है ईटीएफ। ईटीएफ बेसिकली एक फंड है जहां पे इन्वेस्टर्स अपने पैसे जमा करते हैं। अगर वो गोल्ड का ईटीएफ है तो इन्वेस्टर वहां पे अगर डिपॉजिट करेगा अपना पैसा तो उसको बदले में मिलेगा यूनिट्स, ईटीएफ यूनिट्स। अब वो ईटीएफ यूनिट्स क्या होगा, गोल्ड के बेसिस पे अपना प्राइस ऊपर नीचे करेगा। अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो ईटीएफ यूनिट का पैसा ऊपर जाएगा, और गोल्ड नीचे जाएगा तो ईटीएफ यूनिट का पैसा नीचे जाएगा। अब इन्वेस्टर ने उस ईटीएफ में पैसा डाला, तो उस फंड को, मतलब ईटीएफ फंड को रियल गोल्ड खरीदना पड़ता है। रियल गोल्ड, रियल फिजिकल गोल्ड जाकर के मार्केट में खरीदना पड़ता है। तो जितने ज्यादा इन्वेस्टर गोल्ड ईटीएफ खरीदेंगे उतना ज्यादा उस फंड को, उन फंड्स को और रियल गोल्ड खरीदना पड़ेगा। तो बेसिकली वो डिमांड, गोल्ड की डिमांड को पुश करेगा ऊपर। तो जितना ज्यादा डिमांड पुश होगा उतने ज्यादा उसका प्राइस बढ़ेगा। सेम गोज विथ सिल्वर। सिल्वर ईटीएफ के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। अगर इन्वेस्टर अपना पैसा गोल्ड से बाहर निकालना चाहेंगे, गोल्ड ईटीएफ से बाहर निकालना चाहेंगे, तो ईटीएफ्स को रियल गोल्ड बेच के इन्वेस्टर को पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो इसलिए सप्लाई जब ज्यादा बढ़ेगा गोल्ड का, तो गोल्ड के प्राइसेस भी घटेंगे। अब दूसरी चीज आती है फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स को कुछ हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो ट्रेडर्स को अलाउ करता है कि आज ही एक प्राइस पे एग्री कर लें जो कि गोल्ड फ्यूचर में डिलीवर होगा। तो बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं, फ्यूचर्स को यूज करते हैं अपना व्यू एक्सप्रेस करने के लिए गोल्ड के प्राइस पे। ठीक है। तो अब अगर मान लो बहुत सारे ट्रेडर्स या सभी लोग गोल्ड पे बेट लगा रहे हैं और सब एक तरफा व्यू रखते हैं कि आगे जाकर के गोल्ड बढ़ेगा फ्यूचर्स के थ्रू, तो क्या होता है कि वो एक क्राउड बना देता है। अब उस क्राउड से जैसे लोग अगर एक साथ बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा, उस प्राइस को बहुत ज्यादा स्विंग करेगा, मतलब एकदम से इधर से उधर कर देगा। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और फिजिकल डिमांड और सप्लाई पे आते हैं। ठीक है। तो जैसे कि इस ग्राफ में आपको देख सकते हो कि जो गोल्ड का डिमांड है एक्चुअल टनेज में 2019 से लेके 2025 के बीच में कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन इसके प्राइस, इसकी वैल्यू को देखोगे तो ये लगभग 2.5 गुना हो गया है। 218 बिलियन से लेके लगभग 552 बिलियन हो गए हैं। तो इसका मेन कारण यही रहा है कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग। सेंट्रल बैंक्स जैसे इंडिया चाइना के बैंक्स अपने यूएसडी पे डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, इसलिए वो गोल्ड को किसी भी प्राइस में खरीद रहे हैं। यही एक कारण रहा है गोल्ड के प्राइस का बढ़ने का। और सिमिलरली सिल्वर भी लगभग 3 गुना बढ़ा है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक नहीं बाई कर रही, लेकिन सिल्वर का एक इंडस्ट्रियल डिमांड है। सोलर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम यूज करते हैं सिल्वर। तो सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से उसका वैल्यू बहुत बढ़ा है। अब एक चीज जो हर फाइनेंस स्टूडेंट को समझनी चाहिए कि सिर्फ प्राइस चेंज या रिटर्न सब कुछ नहीं होता। किसी भी इन्वेस्टमेंट को हमें देखने के लिए हमें 3 चीजें देखनी चाहिए। एक रिटर्न,
एक वोलेटिलिटी और एक ड्रॉडाउन। तो रिटर्न का मतलब है कि कितना परसेंटेज आपने गेन या लॉस किया किसी भी इन्वेस्टमेंट पे। और दूसरी तरफ वोलेटिलिटी का मतलब है कि कितना प्राइस स्विंग हुआ। अगर कोई भी एसेट ज्यादा वोलेटाइल है, उसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा स्विंग कर रहा है, जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगा। और तीसरी चीज है ड्रॉडाउन। ड्रॉडाउन का मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट कितने पीक से लेके कितना लो लो बनाया उसने। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर ने 2025 में लगभग 150% का रिटर्न दिया, पर रास्ते में ड्रॉडाउन्स भी थे उसके। कभी कभी कभार 20 से 25% नीचे गिरा या रिकवर किया। गोल्ड ने ज्यादा स्टेडी रिटर्न दिया, लेकिन उसके छोटे ड्रॉडाउन्स थे। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट को हमें देखने के लिए उसको तीन चीजों में देखना चाहिए, जो कि रिटर्न, वोलेटिलिटी और ड्रॉडाउन है। अब हम चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे। गोल्ड और सिल्वर का रिटर्न पिछले कुछ महीनों में कैसा रहा है, कितना वॉलेटाइल रहा है, ये समझेंगे। उसको समझने के लिए हम अपने रिटर्न को दो लेग में डिवाइड करेंगे, जो कि है फर्स्ट जनवरी से लेके लेट फेब तक का, और सेकंड लेग होगा हमारा लेट फेब से लेके मार्च तक का। तो जनवरी से लेके लेट फेब तक गोल्ड लगभग 22% बढ़ा और सिल्वर लगभग 31%। रीजन क्या था? रीजन था हमारा यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड के रियल यील्ड का घटना। और जो ब्रॉड यूएसडी इंडेक्स है, जो बेसिकली बताता है कि हमारा यूएस डॉलर कंपेयर टू अदर करेंसीज कितना स्ट्रांग है, वो भी घटा है। इसका मतलब यूएस डॉलर हमारा थोड़ा वीक हुआ, इसलिए गोल्ड और सिल्वर बढ़ा है। लेकिन लेट फेब में क्या हुआ, हमारा गोल्ड और सिल्वर लगभग 15% गिरा और सिल्वर लगभग 25%। रीजन क्या था? रीजन था रियल यील्ड का बढ़ना और यूएस डॉलर का महंगा होना। जब यूएस डॉलर महंगा होता है, तो क्योंकि गोल्ड और सिल्वर यूएसडी में कोट होते हैं, तो वो चीज बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड और सिल्वर महंगा बना देता है। तो यही रीजन था गोल्ड और सिल्वर के घटने का। अब हम देखते हैं यूएस ईरान वॉर का इंपैक्ट गोल्ड और सिल्वर पे। पहली नजर में क्या लगता है? वॉर मतलब इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी, जिसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स गोल्ड और सिल्वर की तरफ जाएंगे। पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। मार्च के महीने में गोल्ड और सिल्वर बहुत गिरा है। आइए समझते हैं कि उसका रीजन क्या था। सबसे पहला, स्टॉक मार्केट क्रैश। क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, लेवरेज लेके, लोन लेकर के अपना पोजीशन बनाते हैं स्टॉक मार्केट में। जब क्रैश करने के बाद उनको लॉसेस हुए, तो उस लॉसेस को कवर करने के लिए उनको चाहिए था क्विक कैश। तो इसलिए उन्होंने अपना गोल्ड से पैसा निकाला और मार्केट में लगाया। दूसरा रीजन क्या था? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ने रिसेंटली रैली किया था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को बड़ा प्रॉफिट हुआ था। तो अपने प्रॉफिट को कन्वर्ट करने के लिए इन रियल कैश, इसलिए इन्वेस्टर्स ने अपना गोल्ड और सिल्वर बेचा। तीसरा रीजन था क्योंकि रिसेंटली रियल यील्ड बढ़े हैं मार्च के महीने में, तो इसका होप कम हो गया फ्यूचर में कि रिसेंट फ्यूचर में अब वो यील्ड घटेंगे। क्योंकि बॉन्ड बढ़िया पैसा दे रहा था इन्वेस्टर्स को, तो लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा बॉन्ड पे ही लगाया। तो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में गोल्ड गिर सकता है अगर मैक्रो फोर्सेस उसके अगेंस्ट हो। चलो अब एक क्विक रिकैप करते हैं वीडियो का। सबसे पहली चीज कि रियल यील्ड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को ड्राइव करने के लिए। कम रियल यील्ड मतलब हाई गोल्ड प्राइस, और वाइस वर्सा। दूसरी चीज कि इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन पे सेंट्रल बैंक का रिस्पॉन्स, वो ड्राइव करता है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को। इन्फ्लेशन सपोर्टिव भी हो सकता है या फिर डैमेजिंग भी, डिपेंड करता है ये। तीसरी चीज कि सिल्वर एक हाई बीटा एसेट है गोल्ड के कंपैरिजन में, जिसका मतलब गोल्ड के कंपैरिजन में वो एक एम्पलीफाइड मूव देता है। अगर गोल्ड बढ़ रहा है तो सिल्वर उससे ज्यादा बढ़ेगा, गोल्ड घट रहा है, गिर रहा है, तो सिल्वर उससे ज्यादा गिरेगा। चौथी चीज
कि ईटीएफ फ्लोज और जो पोजिशनिंग होती है फ्यूचर, वो एक शॉर्ट टर्म प्राइस मूवर है गोल्ड और सिल्वर के लिए। पांचवी चीज कि जो फिजिकल सप्लाई और डिमांड होता है वो एक स्लो मूविंग एंकर है, और सेंट्रल बैंक की जो बाइंग होती है वो एक नया एंगल लाती है। और एक और चीज कि हमेशा हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को 3 डायमेंशंस में इवैल्यूएट करना चाहिए: रिटर्न, वोलेटिलिटी और ड्रॉडाउन, जो हमने आगे पढ़ा था। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो इसको। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।